हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडेंस चैनल। तो हमने अभी रिसेंटली क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 1 की वीडियोस रिलीज किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, असेसमेंट्स, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के डेफिनेशंस और उससे संबंधित जो थ्योरीज हैं, जो इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए टेस्ट हैं, उनके बारे में हमने बात की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। सेल्फ एंड पर्सनैलिटी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, तो क्योंकि पर्सनैलिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि उसके कंसेप्ट्स के साथ साथ उसकी जो थ्योरीज हैं वो भी अलग अलग पर्सपेक्टिव में बात करती हैं। तो हम इस चैप्टर को 4 अलग अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। ये इस वीडियो का पहला पार्ट होगा, जिसमें हम सेल्फ और पर्सनैलिटी की बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए क्या क्या टेस्ट यूज किए जाते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, आप अपने सवाल या कंसर्न या सजेशंस कमेंट के माध्यम से जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं क्लास 12 के साइकोलॉजी के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, जिसके अंदर हम कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ और कल्चर एंड सेल्फ की बात करेंगे। यदि हम सबसे पहले सेल्फ एंड पर्सनैलिटी की बात करें, तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है जो हमारे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम तब डेवलप कर पाते हैं जब हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अपने व्यवहार को बना पाए और शो कर पाए। तो जैसी हमारी नॉलेज है, जैसे हम एक्टिविटीज करते हैं, वो इस बेसिस पर करते हैं कि किस प्रकार के एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, किस टाइप के इंटरेस्ट की चीजों में हम इन्वॉल्व रहे हैं, उसके बेसिस पर हमारा सेल्फ और हमारी पर्सनैलिटी एक तरीके से निकल करके सामने आती है। और यदि हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दूसरों से अलग करते हैं, क्योंकि हम कभी कभी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर दूसरों से अलग व्यवहार करते हैं, और कई बार अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन में सेम टाइप का व्यवहार भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है that it is said that different people have different personalities in different situations। फिर भी यदि हम पर्सनैलिटी के एक पार्ट को समझें, तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारी जो टोटलिटी है, एक पर्सन की जो एक कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, उसके थॉट्स और आइडियाज हैं, इसके अलावा उसकी फीलिंग्स हैं जो उसके बचपन से रही है, जिसके बेसिस पर उसका कंसाइंस मतलब उसकी समझ बनती है। फिर उसके फीलिंग्स, किस चीज के प्रति वो अच्छा फील करता है, किस चीज को अच्छा नहीं समझता है। इसके अलावा उसके आइडियाज कैसे रहे हैं, आइडियाज बनते हैं हमारे एक्सपीरियंस से, जिस टाइप की हमारी पढ़ाई रही है, जिस टाइप की चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, कैसा हम दुनिया को देखते हैं, उसके बेसिस पर हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं, और हमारा एक आइडिया बनता है अपने लिए और आसपास के एनवायरनमेंट के लिए। फिर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में, और जब हम सेल्फ की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी आइडेंटिटी की। और एक व्यक्ति की आइडेंटिटी दो प्रकार से हम देख सकते हैं, एक उसकी पर्सनल आइडेंटिटी होती है और दूसरी होती है उसकी सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब ये जो कि उसे खुद को दूसरों से अलग बनाती है, जैसे कि मेरे आइडियाज, मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी क्रिएटिविटी, मेरा नाम, ये मेरा मुझे बाकी लोगों से अलग बनाता है। जबकि अगर मैं सोशल आइडेंटिटी की बात करूं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे किसी कल्चरल ग्रुप, किसी सोसाइटी, किसी कंट्री या मेरी फैमिली या फिर स्टूडेंट से किसी ग्रुप के साथ मुझे जोड़ती है। ये हमारी होती है सोशल आइडेंटिटी। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है सेल्फ के कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट को समझने की। कॉग्निटिव मतलब हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी सोच और समझ अपने प्रति। दूसरा व्यवहार, इस सोच के बेसिस पर हमारा कैसा व्यवहार बनता है, ये है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ, जिसमें हम 4 चीजों पर फोकस करते हैं: सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एफिकेसी। ये काम कैसे करती है, यदि हम इस पर ध्यान दें, तो सबसे पहले बात आती है सेल्फ एस्टीम की। तो सेल्फ एस्टीम एक हमारा जनरल वैल्यू है अपने प्रति, यानी कि हम अपने आप को कैसे जज करते हैं, किस फॉर्म में खुद को जज कर रहे हैं, ये होती है हमारी सेल्फ एस्टीम।
तो यदि अगर कोई व्यक्ति खुद को बहुत ही हाईली दूसरों के सामने जज कर रहा है कि भी मैं अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, या मैं बहुत आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं, जब हम इस तरीके से अपने आप को लेकर के चलते हैं, अपने बारे में आइडियाज बनाते हैं, तो हम अपने स्कूल में, अपने काम में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हम अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं। वहीं यदि इसके उलट हम जाएं कि जो लोग अपने बारे में बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, खुद को डाउनग्रेड, बहुत ज्यादा डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा अपने आप को डाउनग्रेड करते हैं, तो तब हमारे अंदर एंग्जाइटी, एग्रेशन और एंटी सोशल बिहेवियर जैसी चीजें हमारे अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो ये बात हुई हाई सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम के बारे में। अगला जो पॉइंट था वो था हमारा सेल्फ रेगुलेशन के बारे में। तो सेल्फ रेगुलेशन हमारी वो एबिलिटी होती है जिसके माध्यम से हम अपने व्यवहार को मॉनिटर कर पाते हैं और ऑर्गेनाइज कर पाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जब हम अपने बिहेवियर को सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर पाए या फिर उसे रेगुलेट कर पाए, वो हमारी एक एबिलिटी दिखाते हैं कितना हमारे अपने व्यवहार पे कंट्रोल है। और अगर हमारा अपने व्यवहार पे कंट्रोल नहीं रहता है तो बहुत सारी अनवांटेड चीजें हमारे साथ होती है। यहाँ पर एक चीज और आती है, विल पावर। विल पावर की स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पर गलत है। तो विल पावर का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू सिचुएशनल प्रेशर्स एंड कंट्रोल ओवर आवरसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी विल पावर मजबूत है तो सिचुएशनल प्रेशर चाहे कैसा भी हो, हम अपने व्यवहार को रेगुलेट करके जो भी चीजें हमारे कंट्रोल में है उन्हें रख करके और अपने व्यवहार को सही रख सकते हैं। इसके बाद में जो बात आती है वो आती है सेल्फ कंट्रोल की। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये है लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब मुझे किसी चीज से प्लेजर मिले, ठीक है, और अगर मैं अपनी ऐसी चीज जिससे मुझे प्लेजर मिल रहा है उसको मैं लेने में देरी करूं यानी डिले करूं, इसे कहा जाएगा डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप देख रहे हैं कि भाई बच्चे की नीड है फूड की, लेकिन वहां पर उसने डिलेड ग्रेटिफिकेशन किया, उस चीज को उसने कुछ देर में जाकर के अचीव किया और उसके बाद मुझे एक रिवॉर्ड भी मिल रहा है। ये है सेल्फ कंट्रोल का पार्ट। सेल्फ कंट्रोल को अगर हम एनहांस करने की कोशिश करें तो इसमें कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर। मतलब कि हम अपने व्यवहार को जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा हम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम ये चेक करेंगे कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी को गलत तो नहीं बोल रहे हैं। फिर सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, अगर हमारा कुछ काम है तो हम खुद को ये इंस्ट्रक्शंस देते रहें कि मुझे ये करना है, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट राइट नाउ, और जल्दी से मुझे करना है। जैसे हमने एथलीट्स को देखा, एथलीट्स खुद को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कैसे खेलना है, क्या करना है। फिर बात आती है सेल्फ रीइंफोर्समेंट की। सेल्फ रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि खुद को रिवॉर्ड देना। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमने उसे अचीव कर लिया तो खुद को रीइंफोर्स करना, मतलब कोई अपनी पसंद की चॉकलेट खा लेना या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे हमें अच्छा लगता है। सो ये है रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स दैट हैव प्लीजेंट आउटकम्स। तो अगर हम इन चीजों को फोकस करेंगे तो हम अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि क्या अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है या फिर अगर कोई रोजा रख रहा है तो क्या उसे हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन का एग्जाम्पल मान सकते हैं? आप इसका आंसर जरूर हमें कमेंट में दें। अगला पॉइंट आता है हमारा सेल्फ एफिकेसी। देखिए सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है द एक्सटेंट ऑफ विच अ पर्सन बिलीव्स दे कंट्रोल देयर ओन लाइफ आउटकम्स और वेदर द आउटकम्स आर कंट्रोल्ड बाय लक और फेथ अदर सिचुएशनल फैक्टर। इसका मतलब ये है, सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी लाइफ में जो भी आउटकम हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उसका जो आउटकम है उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं या फिर फेट है, यानी हमारी किस्मत है। मतलब अगर हम हर चीज को किस्मत पे डाल देंगे, फेट पे डाल देंगे या फिर लक पे डाल देंगे, तब हमारा सेल्फ एफिकेसी हाई माना जाएगा। या फिर अगर मैं ही इन चीजों के लिए जिम्मेदार हूं और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसे कहा जाएगा सेल्फ एफिकेसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अपने आसपास की चीजों के प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा हूं कि भाई जैसा मैं एक्शन करूंगा वैसे इसका रिजल्ट आएगा, वहां होती है सेल्फ एफिकेसी, राइट। अगर हम सेल्फ एफिकेसी बात करें तो इसका जो नोशन है वो बेंडूरा यानी एल्बर्ट बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से निकल करके आता है। सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि भाई चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो दूसरों को देख करके, ऑब्जर्व करके और उन्हें इमिटेट करके चीजों को सीखते हैं और उनकी पर्सनैलिटी उसी तरीके से डेवलप
होती है। अगर हम सेल्फ एफिकेसी की बात करूं और अगर किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है तो वो अलाउ करती है उस पर्सन को कि वो अपने आसपास के सर्कमस्टेंसेस है उन्हें कंस्ट्रक्ट कर पाए और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो उस पे फोकस कर पाए और कम से कम जो फियरफुलनेस है उसे कर पाए। आगे एक बात आती है वो है कल्चर एंड सेल्फ। यहाँ बात ये है कि हम जिस कल्चर में रहते हैं वो हमारे सेल्फ को ग्रो करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए ये वेस्टर्न कल्चर की बात हुई सबसे पहले। इन वेस्टर्न कल्चर द इंडिविजुअल एंड द कल्चरल ग्रुप आर टू डिफरेंट एंटिटीज। आप देख पा रहे हैं कि ये देखने में है तो एक ग्रुप, लेकिन एक ग्रुप में भी इंडिविजुअल्स के बीच में बड़ी क्लियर एंड कट बाउंड्री है कि भाई बिल्कुल आप एक ग्रुप का पार्ट हो लेकिन इंडिविजुअल आपकी बाउंड्रीज सेट हैं। द बाउंड्रीज बिटवीन सेल्फ एंड ग्रुप आर क्लियरली डिफाइंड। इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी। वेस्टर्न कल्चर इज इंडिविजुअलिस्टिक। वहीं अगर हम इंडियन कल्चर पर आए तो इन इंडियन कल्चर द सेल्फ इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वंस ओन ग्रुप, दे बोथ रिमेन इन स्टेट ऑफ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस, लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसी एंड नो क्लियर बाउंड्रीज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर बाउंड्री नहीं है एक सेल्फ के बीच में और उसकी सोसाइटी के बीच में। वो आपस में ही इतना इंटरडिपेंडेंट है अपनी नीड्स को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के। ये इंडियन पर्सपेक्टिव है। तो ये था इस वीडियो का पहला पार्ट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है तो आप उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखिए। और यदि कोई बच्चे आपके आसपास में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में अब साइकोलॉजी का पेपर देने वाला है, तो आप उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई कंसर्न हो आप हमें जरूर बताएं। गुड बाय।